92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है थैंक यू सर और इसको लिखा है कंचन पंत ने। सुबह से ही छन छन के बारिश हो रही थी, थोड़ी ठंड भी थी। मन कर रहा था कि फिर से रजाई में घुस जाऊं और दादी की तरह लोटा भर चाय बगल में रख के कब पे कब घुटकाती चली जाऊं। पर मुझे तो जाना था याद शहर इंटर कॉलेज के दौरे पर। वैसे कोई इतना बुरा भी नहीं लग रहा था मुझे दौरे पर जाना, क्योंकि जिस स्कूल ने कभी गणित के गुणा भाग के साथ जिंदगी के हिसाब किताब सिखाए थे, जिस स्कूल ने केमिस्ट्री के समीकरणों से रिश्तों के इक्वेशन समझाए थे, उसी स्कूल में फिर से जाना बुरा क्यों लगता भला। सालों बाद याद शहर में आई थी मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी की हैसियत से। साथ ही स्कूल की नई केमिस्ट्री लैब का भी उद्घाटन करना था। आलस की रजाई फेंक के मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। एक हाथ में अपना पर्स उठाया और दूसरे हाथ में छाता, चप्पल पहनी और जल्दी से बाहर निकल गई। रुई के फाहे जितनी हल्की बूंदें अब भी बरस रही थीं, हालांकि अब उनमें किसी को भिगा सकने की ताब नहीं थी। जैसे जैसे स्कूल की इमारत पास आ रही थी, दिल न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। 10 साल बाद भी स्कूल के बाहर वही पुराना जंग खाया हुआ लोहे की छड़ों वाला गेट लगा हुआ था। दिल किया कि आज भी 2 छड़ों के बीच से पहले की तरह अंदर घुस जाऊं, पर पहले अपने 20 किलो बढ़ चुके वजन का ध्यान आया और फिर अपनी उम्र का और फिर उस पद का जो मुझे यहां खींच लाया था। तो मैं गेट के बीच में बने टिंगू गेट से अंदर चली गई। अंदर घुसते ही थी 10वीं की क्लास, स्पोर्ट्स रूम और फिर केमिस्ट्री की पुरानी प्रैक्टिकल लैब। उस लैब के सामने से गुजरते हुए केमिकल्स के साथ साथ स्कूल के आखिरी साल के उन दिनों की तीखी महक भी मेरी नाक में समा गई और साथ साथ एक चेहरा आंखों के सामने आ गया, केमिस्ट्री वाले सर का चेहरा। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती थी उन दिनों। पढ़ती क्या थी, बस स्कूल के अटेंडेंस रजिस्टर में मेरा नाम था, वरना मेरा काम तो दिन भर शरारतें करना और दूसरों को परेशान करना था। स्कूल में होमवर्क करके ले जाना मुझको अपनी शान के खिलाफ लगता था। कुछ मेरे तेज दिमाग का कमाल था और कुछ पिताजी के रौब का। पिताजी याद शहर नगर निगम के अध्यक्ष जो थे और शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक, इसलिए फर्स्ट डिवीजन में जो 2-4 नंबर की कमी रह जाती, टीचर्स बिना बताए ही मेरे रिजल्ट में जोड़ देते थे। स्कूल की परीक्षाओं में तो मैं फर्स्ट डिवीजन ला रही थी, लेकिन जिंदगी के असली सबक अभी सीखने बाकी थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बारहवीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं होने में 4 महीने से भी कम वक्त बचा था कि एक दिन केमिस्ट्री के सर अचानक नौकरी छोड़ के चले गए। मेरिट में नाम आने की उम्मीद कर रहे छात्रों के लिए यह दुख की बात होगी। मैं तो बल्कि खुशी हुई थी। वैसे भी केमिस्ट्री वेमिस्ट्री मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बने या एसिड, उससे मुझे क्या करना था। मेरे लिए जरूरी था ढाका कप क्रिकेट टूर्नामेंट का वो फाइनल जो उस दिन खेला जाने वाला था, भारत बनाम पाकिस्तान। लास्ट के 2 पीरियड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के थे और केमिस्ट्री के सर थे नहीं, मतलब छठे पीरियड के बाद छुट्टी होनी थी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया कि घर पहुंचने तक कितने ओवर का खेल छूटेगा। तभी दरवाजे में एक शख्स अंदर घुसा। पुराने से कपड़े, बेतरतीब बाल, पैरों पे रेक्सीन के जूते जो धूल की वजह से भूरे हो गए थे या भूरे ही थे, ये समझ नहीं आया। ये कौन है, मैंने सोचा। मेरा नाम भीम कुमार फरत्याल है, मैं आपका नया केमिस्ट्री टीचर हूं। धत तेरे की, अब ये कहां से टपक पड़ा। 50 साल पुराना तो होगा ये नमूना। नाम भी बिल्कुल सही रखा है, भीख कुमार फटेहाल। मैं अपनी दोस्त आरती के कान में फुसफुसाई और हम दोनों हंस पड़े। नए केमिस्ट्री टीचर ने घूर के हमारी ओर देखा और बोले, देखिए आप लोगों के पास वक्त कम है और कोर्स बहुत ज्यादा, इसलिए हम बातों में वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और बिस्तर तान के सो जाएंगे। मैंने चुपचाप से उनकी बात पूरी की। आरती और मैं फिर हंस पड़े कि तभी चौक का एक टुकड़ा टन से मेरे सर पे आ लगा। सर गुस्से से
मेरी ओर देख रहे थे। मैं थोड़ा डर गई। क्लास में टीचर का यूं घूरना मेरे लिए नई बात थी। खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? आज तक किसी टीचर ने मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। मैं न खड़ी हुई न अपनी जगह से हिली। अरे नाम बताने का तो कोई सवाल ही नहीं था। सुना नहीं तुमने? खड़ी हो जाओ, वो चिल्लाए। मैं इस बार भी खड़ी नहीं हुई। तुम्हारी पीढ़ी से मुझे इसी बदतमीजी की उम्मीद थी, उन्होंने कहा और मुंह फेर कर किताब के पन्ने पलटने लगे। थोड़ी देर तक सिर्फ पन्नों के फड़फड़ाने की आवाज आई। क्लास में एक अजीब सी खामोशी छा गई, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। मेरा सर झुका हुआ था और किताब के पन्ने मेरी मुट्ठी में भिंचे हुए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, दुख के नहीं, गुस्से और अपमान के। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। थोड़ी देर में फरत्याल सर अब तक पढ़े हुए कोर्स के सवाल पूछने लगे। मेरी भी बारी आई। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? मैंने तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस का नाम सुना था। हाइड्रोजन बॉन्ड मुझको कैसे पता होता? बस क्लासरूम में बैठ के खी करो, टीचर्स का मजाक उड़ाओ, बाकी दिमाग में तो गोबर भरा है। केमिस्ट्री क्या खाक आएगी तुमको, उन्होंने कहा। तभी स्कूल की घंटी बजी और सब लोग जल्दी जल्दी अपनी कॉपी किताब समेटने लगे, मुझको छोड़कर। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सर की भारी आवाज फिर क्लास में गूंजी। कल तुम लोग सारे चैप्टर्स पढ़ के आओगे। मैं सबसे सवाल पूछूंगा और जिसको जवाब नहीं आएगा उसको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। समझ गए ना? मुझे चेतावनी देकर सर ने अपनी किताब बंद की, चौक का डब्बा और डस्टर उठाया और क्लास से बाहर चल दिए। सब बच्चे एक एक करके क्लास से बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर क्लास के बाहर बरामदे से शोर आता रहा और धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर में चपरासी दरवाजा बंद करने आया तो मैं मरे हुए कदमों से बाहर निकल गई। केमिस्ट्री की किताब का पेज नंबर 135 किताब से निकलकर बेंजीन के स्ट्रक्चर सहित अब भी मुड़ा तोड़ा मेरी हथेली में दबा हुआ था। घर पहुंचकर मैंने कमरा बंद किया और बेतहाशा रोने लगी। बाहर पिताजी पड़ोस के भरत चाचा के साथ बैठ के मैच देख रहे थे। और कोई दिन होता तो मैं भी उन्हीं के साथ जम जाती, लेकिन उस दिन मैं फिर कमरे में घुस गई। शायद पहली बार मैंने केमिस्ट्री की किताब निकाल के देखी। आंख पन्नों पर गड़ी हुई थी और कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, केमिस्ट्री क्या खाक आएगी तुम्हें? भारत पाकिस्तान के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही थी, पर मैं कमरे में बैठी रही। रॉबिन सिंह एक ओर से चौके छक्के बरसा रहा था, पर मैं बाहर नहीं निकली। नए नवेले ऋषिकेश कनितकर ने भारत को फाइनल जिता दिया था, पर मैं अपनी जगह से नहीं हिली। पूरी रात बैठी रही, पढ़ती रही। अगले दिन क्लास में सर ने सबसे सवाल पूछने शुरू किए। मुझसे बहुत ही सरल सवाल पूछा था जिसका मुझको जवाब आता भी था, लेकिन मैं नहीं बोली। क्यों बताती उनको कि मैं उनसे डरती हूं? क्लास में सवाल का जवाब ना देने पर सर ने मुझको क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। आते जाते बच्चे मुझको देखते, मुस्कुराते और कुछ तो चिढ़ा के भी चले जाते। केमिस्ट्री का क भी मुझे नहीं आता था, पर मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। सोते जागते उठते बैठते मैं सिर्फ केमिस्ट्री का जाप करने लगी। शुरू में ये मेरे लिए सिर्फ एक चुनौती थी, बदला लेने का एक तरीका भी, पर धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा पढ़ने में। कहां से बॉन्ड टूटेगा, कैसे नया कंपाउंड बनेगा, यहां तक कि मेरे आसपास मौजूद हर चीज का केमिकल स्ट्रक्चर जानने की जैसे मुझ में धुन सवार हो गई। लेकिन सबसे बड़ी धुन तो यही थी कि सर को बताना था कि मैं क्या चीज हूं। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैं केमिस्ट्री अब समझने लगी थी, लेकिन क्लास में अब भी मैं सर के किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी।
प्रैक्टिकल लैब में अगर उनको अपनी ओर आते देखती तो असली टेस्ट ट्यूब छुपाकर कुछ भी ऊल जुलूल मिला के रंग बिरंगे केमिकल्स बनाने लगती। एक और काम मैं नियम से करती थी। केमिस्ट्री की क्लास से ठीक पहले ब्लैक बोर्ड साफ करके उस पर कार्टून बनाना और उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में उनका नाम लिखना, वही नाम जो मैंने ही उनको दिया था। क्लास में आते ही सर सबसे पहले ब्लैक बोर्ड की ओर देखते, फिर मेरी ओर, और फिर डस्टर उठाकर चुपचाप बोर्ड साफ कर देते थे। सितंबर का महीना था। स्कूल में शिक्षक दिवस की तैयारियां चल रही थीं। बचपन में हम शिक्षक दिवस पर अपने अपने टीचर्स को एक एक गुलाब का फूल दिया करते थे और बदले में हमको क्रीम वाले बिस्किट का पैकेट मिलता था। और अब हमें टीचर्स को गिफ्ट में एक लिफाफा देना होता था, रुपयों से भरा हुआ, 500, 1000 जितने हो सके। हिंदी, अंग्रेजी और गणित के टीचर्स की हम ज्यादा परवाह नहीं करते थे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सर को तो भारी लिफाफा देना ही पड़ता था। हालांकि लिफाफा देते वक्त हम सब अपने उन सीनियर्स को कोसते थे जिन्होंने शिक्षक दिवस पर 2-2 हजार रुपए की गुरु दक्षिणा देने की ये परंपरा शुरू की थी। खैर, इस बार भी हमने फूलों के गुलदस्तों के साथ अपने गुरुओं के हाथों में लिफाफे पकड़ा दिए। अब केमिस्ट्री के सर की बारी थी। केमिस्ट्री सर थे तो टेम्परेरी, लेकिन प्रैक्टिकल के 30 नंबर तो उनके हाथ में भी थे। उनकी कुल तनख्वाह ही 3000 रुपए थी। ऐसे में उनको 2000 रुपए देने की हमारी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उनके लिए 1000 रुपए वाला लिफाफा बनाया गया। हम जानते थे कि ये रकम फिर भी सर के लिए बहुत बड़ी थी। ये क्या है? लिफाफे को हाथ में पकड़कर सर ने पूछा। हम सब की ओर से आपके लिए गुरुदक्षिणा है सर। हमारा क्लास मॉनिटर हेमराज हर शब्द को चाशनी में लपेट के बोला। सर ने लिफाफा खोला। 100 रुपए के 10 नोट उनको सलाम कर रहे थे। वो बोले, गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप क्लास में थोड़ा ज्यादा ध्यान दें तो मुझको ज्यादा अच्छा लगेगा। पर सर, हेमराज ने कुछ कहना चाहा। आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। जहां तक गुरु दक्षिणा का सवाल है, आपका ये गुलदस्ता मैं रख लेता हूं। चलिए अब अगला चैप्टर खोल लीजिए, सर ने कहा और खुद भी किताब खोल ली। मुझको मिला के सबके चेहरे उतर गए। दिन भर की मस्ती तो हवा हुई ही, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 30 नंबर आने की उम्मीद भी खत्म हो गई थी। दिन गुजरते जा रहे थे, प्री बोर्ड परीक्षा भी नजदीक आ रही थी। एक दिन केमिस्ट्री का पीरियड खत्म होने के बाद सर ने हमको रोक लिया। देखिए बच्चों, प्री बोर्ड परीक्षा में ज्यादा समय नहीं है, आपको आज से रिवीजन शुरू कर देना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद सर की बातें सुनने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सर फिर भी बोलते रहे। सर 1 महीने के लिए स्कूल में केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास शुरू करना चाहते थे। क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले 5-6 बच्चे एक्स्ट्रा क्लास के लिए खुशी खुशी तैयार भी हो गए। मुझे क्या पड़ी थी एक्स्ट्रा क्लास की? वैसे भी शाम को तो मेरी वॉलीबॉल की प्रैक्टिस होती थी। बिंटी शर्मा, आप भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए आएंगी, सर ने मेरी ओर देखते हुए कहा तो मेरे तन बदन में आग लग गई। हद है हिटलरगिरी की। सर को मजा चखाना अब जरूरी हो गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। प्री बोर्ड परीक्षा से 15-20 दिन पहले एक दिन प्रिंसिपल सर हमारी क्लास में आए। पहले एक लंबा चौड़ा भाषण दिया कि विद्यालय को हमसे क्या उम्मीदें हैं, कैसे टाइम टेबल बना के पढ़ना है। अरे बोर्ड परीक्षा ना हो गई, जाने क्या हो गया। हर कोई परीक्षा को लेके कुछ न कुछ लेक्चर पिला ही देता था उन दिनों। प्रिंसिपल सर ने हमारी पढ़ाई के बारे में पूछा और फिर एक एक फॉर्म सबको भरने के लिए दे दिया। उसमें सारे टीचर्स के बारे में हमको अपनी राय देनी थी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा से पहले भी यही सब हुआ था। पता नहीं क्या सोच के मैंने केमिस्ट्री वाले फरत्याल सर के बारे में लिख दिया कि सर क्लास में समय पे नहीं आते भी हैं तो पढ़ाते नहीं, बस इधर उधर की बातें करते रहते हैं। मेरी देखा देखी कुछ और लोगों ने भी सर की शिकायत कर दी। उनसे सजा पाने वाले बच्चों की कमी थोड़े थी। मजाक मजाक में रिव्यू फॉर्म जमा भी हो गया। उसके बाद कई दिनों तक प्रिंसिपल सर के कमरे में रोज बैठकें होती रहीं और एक हफ्ते बाद सर को ऑर्डर मिल गया कि प्री बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के बाद उनकी सेवा समाप्त की जाती है। कुछ टीचर्स ने इसका विरोध भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
मैंने खुराफात में फॉर्म भरते वक्त सोचा था कि सर को थोड़ी डांट पड़ेगी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जिस दिन सर को टर्मिनेशन का नोटिस मिला उस दिन वो थोड़ा परेशान थे। नया चैप्टर पढ़ाने के बजाय पुराने पाठ को दोहराने के लिए हमको कह दिया और खुद कुर्सी पे पस्त होके बैठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने फिर से किताब निकाल ली और पढ़ाने लग गए। नौकरी से निकाले जाने की चिट्ठी मिलने के बाद भी सर के बर्ताव में कोई अंतर नहीं आया। वो अब भी पहले की तरह पढ़ाते थे, अब भी उतना ही डांटते थे और भूल से भी कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे। एक दिन स्टाफ रूम के सामने से गुजरते हुए अंदर से मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई। हिंदी के विमल सर फरत्याल सर से बातें कर रहे थे। फरत्याल साहब, आपके खिलाफ बिंटी शर्मा ने शिकायत की है। मैंने खुद देखा है, बहुत शरारती लड़की है। मैं तो कहता हूं फेल कर दीजिए उसको प्री बोर्ड में। पास नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। विमल सर की बात सुन के मैं सन्न रह गई। फरत्याल सर कुछ बोले नहीं, बस कॉपियां जांचते रहे। विमल सर पापा से चिढ़ते थे। उनके लाख नाक रगड़ने के बाद भी पापा ने उनके बेटे की नौकरी नगर पालिका में नहीं लगवाई थी। बदला लेने का इससे अच्छा मौका उनको कहां मिलना था। उधर विमल सर का प्रलाप जारी था। देखिए साहब, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं। आपकी पत्नी बीमार है, 3 बेटियों की शादी होनी है। मेरी जान पहचान है एक आध स्कूलों में, परमानेंट ना सही टेम्पररी नौकरी तो दिलवाई दूंगा। सर ने ऊपर देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में बोले, विमल जी, बिंटी शर्मा मेरी छात्रा है। थोड़ी उद्दंड है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो बहुत मेधावी छात्रा है। एक टीचर होने के नाते मैं सिर्फ उसका भला चाह सकता हूं, बुरा नहीं, और आपसे भी यही अपेक्षा रखता हूं। अपनी बात पूरी करके फरत्याल सर फिर से कॉपियां जांचने लगे और मैं शर्म और अपराध बोध से गड़ी जा रही थी। जाने से पहले आखिरी बार मैं सर से मिली, केमिस्ट्री लैब से जुड़े उनके कमरे में। सर अपने झोले में अपना सामान समेट रहे थे, कुछ नोट्स, चश्मा, पेन वगैरह। मेरे लिए उनकी आंखों में कोई नाराजगी, कोई गिला नहीं था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। फरत्याल सर ने मेरी ओर देखा और बोले, पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देना, अच्छे नंबर ला सकती हो। मैं सर झुकाए खड़ी रही। वो बोले, ये कुछ नोट्स हैं तुम्हारे लिए, काम आएंगे। फिर उन्होंने हल्के से मेरे सर पे हाथ रखा और अपना झोला लेकर चले गए। मैं आई थी सर से माफी मांगने, पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। मेरा सारा गुरूर शीशे की तरह टूट के बिखर गया था और उसकी किरचें मेरे अंतर को लहूलुहान कर रही थीं। सर से फिर बरसों तक मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनका व्यक्तित्व हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गया। स्कूल का निरीक्षण हो गया था, केमिस्ट्री लैब का उद्घाटन भी कर दिया गया था। अब मुझे एक और जरूरी काम करना था। स्कूल के रिकॉर्ड से मुझे फरत्याल सर का पता मिल गया और मेरे कदम खुद उनके घर की ओर बढ़ गए। जब मैं पहुंची तो सूरज का लाल गोला सर के पुराने से घर के पीछे छुपने की तैयारी में था। ये फरत्याल सर का घर है? आंगन के कोने में बैठ के सब्जी काट रही 22-23 साल की लड़की से मैंने पूछा। वो शायद फरत्याल सर की छोटी बेटी थी। कौन है? घर के अंदर से एक जानी पहचानी सी आवाज आई और साथ ही बाहर निकला वो जाना पहचाना चेहरा भी। उनके कपड़े थोड़ा और पुराने हो गए थे, आंखों के नीचे के गड्ढे थोड़ा और गहरे हो गए थे, बालों पर सफेदी ने थोड़ा और कब्जा कर लिया था। मैंने झुक के उनके पैर छुए। सर ने आंखें चौड़ी करके मुझे पहचानने की कोशिश की। सर, मैं बिंटी शर्मा, मैंने कहा। सर हक्के बक्के से सिर से पैर तक मुझको देखने लगे, फिर बोले, अरे बिंटी, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, सचमुच बड़ी हो गई हो। कुछ झिझकते हुए सर मुझको घर के अंदर ले गए। कमरे में 1-2 टूटी फूटी कुर्सियां और कोने में एक चारपाई रखी थी।
कुछ पलों तक सर असमंजस में खड़े रहे, जैसे सोच रहे हों मुझको बिठाना कहाँ है। थोड़ी देर में उनकी बेटी चाय ले आई। सर ने उससे मेरा परिचय कराया। दीपा बेटा, ये बिंटी शर्मा मेरी छात्रा। जानती हो 12वीं में इसका मेरिट में नाम आया था। केमिस्ट्री में पूरे 94 नंबर लेके आई थी शैतान। सर की आंखों में मेरे लिए लाड़ उमड़ आया था। थोड़ी देर तक सर मेरे बारे में, मेरी नौकरी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में पूछते रहे। फिर उनके पास शायद पूछने के लिए कुछ बचा नहीं। बातचीत से पता चला कि उनकी बेटी दीपा 12वीं पास थी, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। क्यों, ये मैं समझ चुकी थी। मैं आसानी से उसको कहीं नौकरी दिला सकती थी। कई बार चाहा कि सर से कहूं, लेकिन कह नहीं पाई। थोड़ी देर में सर की पत्नी ने उनको आवाज दी। सर रसोई में चले गए। रात होने लगी थी और मैं नहीं चाहती थी कि रात के खाने का बोझ सर पे डालूं। ये मेरा पता और फोन नंबर है, सोमवार को मिल लेना। और हाँ, सर को मत बताना। मैंने कागज का एक टुकड़ा दीपा के हाथ में थमाते हुए कहा। तभी सर भी आ गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी साहिबा, खाने में क्या लेंगी आप? उन्होंने पूछा। माफी दे पाएंगे सर? मैंने कहा। अरे तुम अब तक उस बात को लेके बैठी हो, पगली, सर ने कहा और चुप हो गए। कुछ पल तक खामोश रहे, फिर जैसे किसी सोच में डूबते हुए बोले, जानती हो मेरे बाद केमिस्ट्री का नया टीचर कौन था? प्रिंसिपल साहब का भतीजा। अपनी बात पूरी करने के बाद सर ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, समझी? जैसे कॉलेज की राजनीति का नहीं, केमिस्ट्री का कोई इक्वेशन समझा रहे हैं। समझी सर, मैंने भी किसी आज्ञाकारी छात्रा की तरह कहा। सर मुझे माफ कर चुके थे, पर क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? मैंने सोचा और फिर उठ खड़ी हुई। अब चलूंगी सर। बाहर आ जाने के बाद मैं एक बार फिर पीछे मुड़ी। सर अब भी दरवाजे के पास खड़े थे। सर अब मैं याद शहर में ही हूं, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, मैंने कहा। फिर मैं झटके से मुड़ी और आंखों में आंसू छुपाते हुए सड़क की ओर बढ़ गई। मैं जानती थी कि मेरे सर को कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतनी सी थी कहानी।